जेनाइटल हर्पीज यानी HSV-2 हर्पीज का दूसरा पार्ट जेनाइटल हर्पीज कहा जाता है, जिसका अपन HSV-2 की जांचे से पता लगाया जाता है कि क्या है। ठीक है, ये एसटीडी बीमारी होती है। ठीक है, नॉर्मली इसको कहा जाता है, लेकिन बिना सेक्स के भी ये फैलता है। नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज इसको बोला जाता है, लेकिन हम बिना सेक्स के भी इसको हम पा सकते हैं। वो कैसे? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेनाइटल हर्पीज क्या है, कैसे होता है, कैसे कैसे इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या इनको खाना चाहिए, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। डिटेल एक वीडियो बनाई है मैंने, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इस पूरी वीडियो को देखिए। जेनाइटल हर्पीज के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और काफी सालों से आप मुझे देखते आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी जो भी दुविधा है मुझे कमेंट करके या दिए गए नंबरों पे कॉल कर भी दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, उसके बाद ही कुछ करिए। तो दोस्तों, जेनाइटल हर्पीज होता है, नॉर्मल सी बात है, हमारे जनांग यानी कि ऑर्गन्स के ऊपर होता है, सेक्स ऑर्गन के ऊपर। महिलाओं में वेजाइना के आसपास आपको लक्षण आते हैं, पुरुषों में पेनिस के आसपास लक्षण आते हैं, उसको ये जेनाइटल हर्पीज कहा जाता है। लेकिन जेनाइटल हर्पीज विदाउट सेक्स के भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे कि अगर आप किसी जो जनरल टॉयलेट होता है जिसमें सब जाते हैं, खासकर वेस्टर्न टॉयलेट, आप मार्केट के वेस्टर्न टॉयलेट में जा रहे हो और सब उसके ऊपर आराम से बैठकर टॉयलेट कर रहे हो, वैसे सारे कर रहे हैं, तो वहां उस गंदगी के अंदर किसी ना किसी के जो आपको कीटाणु आपको लग जाते हैं और उसकी वजह से जेनाइटल हर्पीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे सेम अंडर गारमेंट यूज करना, सेम आप कपड़े यूज कर रहे हैं, तो भी अगर आपके किसी पार्टनर को है तो भी हो सकता है। विदाउट कॉन्डम सेक्स करना और कॉन्डम से भी सेक्स करने से भी जेनेटल हर्पीज हो सकता है, क्योंकि उसके आसपास के एरिया पे अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको आ सकते हैं। तो ये चांसेस आपके जेनेटल हर्पीज होने के होते हैं नॉर्मली से। ठीक है, देखो, सेक्स करने से भी होगा, विदाउट सेक्स करने से भी होगा, लेकिन इसको एसटीडी बीमारी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि ज्यादातर ये सेक्स करने से ही फैलता है। ठीक है, ये तो आपके कंसर्न था जो कि मैंने आपको क्लियर किया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, क्या इलाज है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम खाने पीने के बारे में बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनके जो कपड़े हैं उनको कैसे। देखो, मैं आपको ये कहूंगा, जितने भी कपड़े होते हैं उनको लगभग डिटॉल से साफ करें। अपने धोने, जब आप पानी में मिक्स कर रहे हैं कपड़ों को, तो उनको एक ढक्कन डिटॉल मिक्स करिए, जिससे उसके अंदर हो सके उतना कीटाणु कम हो। या अपने कपड़ों को धूप लगाया करें, अपने सारे कपड़ों को, रहने से लेके खाने वाले पीने वाले हर कपड़े में आपको धूप लगानी चाहिए या डिटॉल मिक्स करके उनको धोना चाहिए। ये आपको करना चाहिए। खाने पीने में क्या है, जैसे खट्टी चीजें नहीं खानी, इमली अचार नहीं खानी, कोई नशा नहीं करना है। ठीक है, मार्केट का फास्ट फूड वगैरह, इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और खासकर मीठा आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। मैं अपने पेशेंटों को बंद कराता हूँ, मीठा बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर बात आती है और क्या करना है। मार्केट का फास्ट फूड बंद कर दिया, नशा करते हैं वो आपको बिल्कुल बंद करना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, या गुटखा वगैरह जो भी आप खाते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि सेक्स करना भी बंद करें, क्योंकि ये बीमारी किसी को फैलाने में आपको भी मजा नहीं आएगा और किसी को भी नहीं आएगा। अगर आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो इंडियन टॉयलेट यूज करें, वेस्टर्न टॉयलेट बिल्कुल कोशिश करें ना करें, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट सिर्फ बीमारियों का घर है। मैं ये आज नहीं, हजारों सालों से कह रहा हूँ, मतलब कि हमारे हजारों सालों से आयुर्वेद कह रही है, मैं नहीं कह रहा। एक तरीके से मैं सिर्फ, जब से मैंने प्रैक्टिस में आया हूं तब से मैं यही कह रहा हूं कि वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करना ही नहीं चाहिए किसी भी इंसान को, सिर्फ इंडियन टॉयलेट बेस्ट। लेकिन आज की जो सभ्यता है और आज के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उसमें इंडियन टॉयलेट कोई लगाता ही नहीं, यूज होता ही नहीं है। तो ये बहुत गलत है आपकी शरीर के लिए साथ और आपके परिवार के साथ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, इलाज के बारे में हम बात करते हैं। देखो, इलाज में क्या, आज तक तो पेनिसिलिन या बाकी इंजेक्शन लगते आए हैं इसके, या स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, जब तक देखो आप इसके लक्ष्य, आपको इसका असर होता है, तब तक ये बीमारी दब जाती है कुछ दिनों के लिए, रिपोर्ट्स में वो क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन फिर जब इसके दवाइयों के लक्षण खत्म होते हैं, मतलब कि असर कम होगा, तो वापिस आने लग जाता है। यही चलता रहता है, एलोपैथ में यही चलता है। आयुर्वेद में हमसे आज तक जिसने भी पेशेंट ने दवाई ली है, कभी भी आज तक हमसे शिकायत नहीं की कि सर हमें वापस लक्षण आने लगे हैं एक बार ठीक होने के बाद। 9 से 10 महीने का टाइम उनको जरूर देना पड़ता है हमें, लेकिन एक बार उन्होंने हमारी दवाई खाई है ना, वापस वो कभी ऐसे नहीं घूम के आके बोलते हैं कि सर हमें वापस लक्षण आने लगे, हम या हमें वापस वो प्रॉब्लम आ गई है। ये कभी आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे फॉर्मूले तैयार करते हैं, हमारे खुद के फॉर्मूले हैं, ना कि कोई मार्केट की हम दवाइयां दे रहे हैं। तो ये फर्क पड़ता है क्वालिटिकल दवाई पे और एक स्टोरेज दवाई पे। ठीक है, केमिकल से अच्छा है आप आयुर्वेद में आए, आयुर्वेद से अच्छा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। मानते हैं आयुर्वेद के नाम पे भी आज के समय गली गली में एलोपैथिक मिक्स करके बेची जा रही है, लेकिन हर कोई
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। एक बार आप मुझ पर विश्वास करके एक बार मेरे से जुड़िए, आपको अच्छे रिजल्ट, शानदार रिजल्ट मैं आपको दूंगा। विद इन 3 to 4 मंथ में कुछ परहेज करने पड़ेंगे, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी बस, और उसके बाद आप रिजल्ट देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर करिए जिनको ये एसटीडी बीमारियां हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।